मेरा नाम मोहिनी है। मैं सबसे पहले तो फिरोज़ खान जी का और अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य रहा। और जो इन्होंने टॉपिक दिया था मुझे, ट्रांसजेंडर जीवन की दुश्वारियाँ और संघर्ष। इससे पहले मैं मेरा पूरा परिचय देना चाहती हूँ। नाम तो मैंने बता ही दिया, मेरा नाम मोहिनी है, मोहिनी महंत। और मैं पंजाब की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जो नेशनल लोक अदालत के जज पैनल की मेंबर हूँ। और मैं एक मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी चला रही हूँ, जिसमें मैं एज ए किन्नरों पे ही काम करती हूँ। जो मेरा वो एनजीओ नहीं है, सीबीओ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जितने भी मेरे बोर्ड मेंबर्स हैं, जितना भी मेरा स्टाफ है, सभी हम लोग कम्युनिटी से हैं। और अब मैं टॉपिक पे आना चाहूँगी कि किन्नर जीवन की दुश्वारियाँ और संघर्ष। तो किन्नर जीवन की दुश्वारियाँ तो किन्नर जीवन में, ट्रांसजेंडर जीवन में जैसे ही पैदा होते हैं तो दुश्वारियाँ शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो घर से ही हो जाती है, उसके बाद में समाज से हो जाती है, उसके बाद में अगर कहीं हम डेरे में जाते हैं तो वहाँ से हो जाती है, उसके बाद में हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता, हमारी कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं था। तो अभी मैं आपके साथ मेरे ही जीवन की दुश्वारियाँ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 13 साल की थी और मैंने 6ठी पास की थी जब मैं इस किन्नर समाज में ज़बरदस्ती लाई गई थी। अभी मेरी पढ़ाई 6 पास ही हुई थी और 7वीं में मैंने एडमिशन ही लिया था। तो जब मैं स्कूल से घर आई तो देखा मेरे घर पे काफ़ी सारे किन्नर बैठे हुए थे। तो मुझे तब तक ये पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं है, ये लोग क्यों आए हैं। तो जब मैं घर आई तो घर पे सब रोना धोना चल रहा था। किन्नर बोल रहे थे कि ये तो हमारा बच्चा है, हम इसको लेके जाएंगे। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मुझे पता चल गया था कि कुछ न कुछ मेरे बारे में ही बातें हो रही है। तो जैसे तैसे करके तब ये कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का कानून भी नहीं था कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देना चाहें तो वो नहीं दे सकते। बट ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से लाया गया। मैं राजस्थान में पैदा हुई, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से लाया गया। तो मेरे माँ बाप ने हार मान के मुझे उन किन्नरों को सौंप दिया। उसके बाद में मुझे वहाँ से मेरे माँ बाप ने उनको बोला कि आप जो भी नाच गाना इनसे करवाना चाहते हो तो यहाँ राजस्थान में मत करवाइएगा, कहीं दूर भेज दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे पंजाब में भेज दिया। किन्नरों की आपस के अंदर जो रिश्तेदारियाँ होती है तो उन्होंने पंजाब के अंदर भेज दिया। तो यहाँ पे मैं मशहूर जो पंचयोग माइयों में से एक बंतो हाजी जी हैं, जो मेरी दादी गुरु हैं, उनके डेरे में मैं चेला हो गई और मेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। कुछ दिन तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर। वही दुश्वारियों की बात आ गई कि मैं करना क्या चाहती थी और हो मैं क्या गई। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी पढ़ाई भी बंद कर दी गई, घर का काम सिखाने लग गए डेरे में, डेरे के रूल्स सिखाने लग गए और नाचना गाना सिखाने लग गए। तो
मजबूरी थी कि वही मुझे करना था और मैं करने लग गई वहीं पे। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए। मैं हो गई कम से कम 17-18 साल की। तो मैं नाचना भी सीख गई, बधाइयों पे जाने लग गई गुरुओं के साथ। और उन्होंने मेरे रीत भुगत, जो एक परंपरा है हमारे किन्नर समाज की, जो रीत भुगत होती हैं, वो भी उन्होंने डाल दी। तो ज़िंदगी चल रही थी जैसे तैसे, लेकिन मैं कहीं भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे कुछ और करना है। बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि डेरे का गेट तो 6 बजे बंद हो जाता था और सुबह 9 बजे खुलता था, तो बाहर कहीं आने जाने की आज़ादी भी नहीं थी। तो ऐसे करते करते टाइम निकलता गया। उसके बाद में मैंने सोचा नहीं, पढ़ाई तो मैं करूँगी, अगर नहीं पढ़ी तो कुछ भी मैं कर नहीं पाऊँगी। जो मेरा उद्देश्य है और जो मेरे सपने हैं, मैं उनको पूरा कैसे करूँगी। चलता रहा धीरे धीरे, कुछ समझ आई, कुछ मैच्योर भी हो गई थी, कुछ बोलने चालने भी लग गई थी। गुरुओं से पहले तो बहुत डरती बहुत थी, क्योंकि मार पिटाई भी कई बार हो जाती थी। कोई चीज़ का नुकसान हो गया तो मार पिटाई भी हो जाती थी। गाली गलौज तो डेरों में चलता ही रहता है, वो तो एक आम बात है। तो उसके बाद में मैंने एक दिन बहाना बनाया कि क्यों ना मैं 10वीं का प्राइवेट फार्म भरूं। तो ये बात 2089 की है, 1989 की है ये बात, 1989। तो मैंने 10वीं का फार्म भरा और मैं कुछ भी बहाना करके फार्म भरने के लिए गई। पेट दर्द है, मैं दवाई लेने जा रही हूँ, आज मैं काम पे नहीं जाऊँगी, और मैंने फार्म भर दिया। और फार्म में क्योंकि मैं रहती पंजाब में थी, तो फार्म भरने का भी मुझे बहुत वो मुश्किल थी, क्योंकि मेरा जो पैटर्न पढ़ाई का था वो राजस्थान का था। तो पंजाब भी मुझे उस टाइम पे नहीं आती थी। अब तो मैं पंजाबी आती है मुझे, पढ़ने लग गई हूँ मैं, बट उस टाइम पे मुझे पंजाबी नहीं आती। तो यहाँ का पैटर्न पंजाब का पंजाबी था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे आगे कि मैं यहाँ पढ़ाई रेगुलर नहीं कर सकती थी। तो मैं किसी तरह से बहाना बुना बना करके गई, निकली, राजस्थान गई। वहाँ से मैंने फार्म भरा। फार्म भर के दूसरे दिन आई वापस डेरे में, तो काफ़ी शोर शराबा हुआ, गाली गलौच भी हुआ। और जो हमारे हिंजड़ों की रीत होती है कि कहीं भी गुरु की आज्ञा के बिना या गुरु की मर्ज़ी के बिना कोई भी काम करते हैं तो हमें दंड देना पड़ता है। तो मैंने दंड भी दिया। तो फार्म भर दिया। इसके बाद में फिर मैंने किताबें किसी से इधर उधर बोल करके मंगवाई। लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठती, उनको पता लगा कि ये तो पढ़ाई करेगी तो कुछ और करेगी, हमारी परंपरा का फॉलो नहीं हो पाएगा। तो मैं चोरी छुपे पढ़ने लगी। जब भी पढ़ती तो मुझे मार पिटाई का सामना करना पड़ता, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं चोरी छुपे पढ़ती रहती, टोली पे भी जाती, नाचने भी जाती, घर का काम भी करती, पढ़ती रहती। जैसे तैसे रातों को पढ़ करके मैंने बहानेबाजियाँ बना के जैसे भी किया। मैंने बड़ी मुश्किल से, ये मेरा इतना मुश्किल दौर था मेरी पढ़ाई का कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मैंने 10वीं के पेपर दे दिए। पेपर दिए, अल्लाह की मर्ज़ी, भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं पास हो गई। उसके बाद में फिर वही काम धंधा, रोज़ नाचने के लिए जाना, बधाइयाँ लेने के लिए जाना, और वही घर का काम, गुरुओं की सेवा करना। फिर मैंने सोचा चलो 10वीं तो पास कर ली, लेकिन 10वीं पास करना तो कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, तो पढ़ाई को जारी रखा जाए। फिर मैंने 2 साल बाद में फिर मैंने 2000 में 12वीं +2 का फार्म भरा। वो भी ऐसे ही बहुत ही मुश्किलों में फार्म भरा। बड़ी दिक्कतें महसूस हुई, बड़ी मतलब जिल्लतें सही पढ़ाई के लिए। और 12वीं के पेपर दिए और मैं पास हो गई। उसके बाद मेरा हौसला थोड़ा बुलंद हो गया कि नहीं, अगर इंसान कुछ करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन डेरे की जो बदतर ज़िंदगी थी, मैं जीती रही, जिल्लतें सहती रही, सब कुछ होता रहा।
और मैं कभी रात को, कभी दिन में, कभी कहीं बैठ के चोरी छुपे पढ़ती लेती थी किताबें। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरी किताबें फाड़ भी दी गई थी। और मार पिटाई तो चलो डेरे का नियम है, वो तो चलता ही रहता है, जो डेरे की जो कल्चर है वो चलता ही रहता है। उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी 2000 में, +2 करने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी मैंने। फिर वही डेरे की ज़िंदगी, वही सब कुछ चलने लगा। तो मैंने सोचा ये तो कोई बात नहीं हुई, इतनी जिल्लतें भी सही। और सोचा मन में क्यों ना पढ़ाई दोबारा और शुरू की जाए। फिर मैंने 2009 में बीए कंप्लीट कर लिया था। और जब मैंने बीए कंप्लीट कर लिया तो मेरा हौसला कुछ बढ़ गया था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैं छोटा मोटा सोशल वर्क करने लग गई थी। सोशल वर्क करने का मुझे हमेशा से शौक़ रहा था। और एक बचपन की बात भी मैं बताऊं कि मैं जब घर में थी मेरे माँ बाप के, जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, तो तब मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी। लेकिन ये शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था और समाज को भी मंजूर नहीं था। और माँ बाप तो कर भी क्या सकते थे, उनकी तो चली भी नहीं उस टाइम पे, कोई ऐसा कानून भी नहीं था कि वो कुछ कर पाते मेरे लिए। इसके बाद में फिर मैंने दोबारा पढ़ाई की तो 2009 में मैंने बीए कर लिया। बीए करने के बाद में मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हो गई मेरी कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। लेकिन पढ़ाई का विरोध डेरे में हमेशा ही मेरे साथ होता ही रहा था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो अब एमए कर लेते हैं। तो फिर मैंने फार्म भरा। सारी स्टडी मेरी कॉरस्पॉन्डेंस ही हुई है। मैंने कभी 6ठी तक स्कूल गई हूँ, मैंने कभी कॉलेज नहीं गई, मैं रेगुलर क्लास नहीं लगाई मैंने कभी कोई स्टडी के लिए। बस ऐसे ही पढ़ पढ़ के मैंने पढ़ाई की है। तो अब मेरे आगे ये एक मुश्किल ये भी आ गई थी कि मैं एमए करूं किस में, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर जैसे जैसे मेरी पढ़ाई का जितना मुझे नॉलेज था तो मैं सोची कि क्यों न हम जो प्रशासनिक तबका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें एमए करती हूँ, शायद कुछ आगे राह निकल जाए। तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने फिर 2011 में एमए किया पूरा। एमए करने के बाद में फिर मेरा हौसला काफ़ी बढ़ गया था। फिर मैं सोशल वर्क के लिए थोड़ा निकलने लग गई थी। गुरु बोलते भी थे तो भी मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। ज़्यादा क्या होगा, डंडी होगा, इससे ज़्यादा क्या, हिंजड़ों में क्या होता है, डंडी तो होता है। तो मैंने कई बार दंड दिया हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग। और मैं आगे अपनी पढ़ाई करती रही, सोशल वर्क करती रही। एमए करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा फील्ड चुनूं जिसमें शायद मुझे नौकरी मिल जाए और मैं नौकरी कर पाऊँ। तो मैं नौकरी के लिए मेरे पास कोई परमानेंट डिग्री नहीं थी। तो मैंने इधर उधर से कई पढ़े लिखे लोगों से संपर्क किया तो मुझे पता चला कि क्यों ना कोई ऐसा डिग्री या डिप्लोमा किया जाए ताकि कोई मांगने की बजाय अपने पैरों पे खड़े होकर के मैं कमा के कुछ खा सकूँ, इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सकूँ। हर किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। और फिर मैंने एमएसडब्ल्यू का फार्म भरा। तो एमएसडब्ल्यू का फार्म भरा तो फिर मैंने एमएसडब्ल्यू की मास्टर ऑफ सोशल वर्कर। उसके बाद मैंने कई जगह फार्म भी भरा नौकरी के लिए, लेकिन ये करते करते मैं ओवरेज हो गई थी कि मेरी उम्र निकल गई थी कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगी। जो मतलब कि आरक्षण मिलता है, उम्र में छूट जो मिलती है, तो वो मेरी एज बढ़ गई थी, तो नौकरी का मुझे कहीं नहीं मिला कोई। फिर मैंने 2012 में एक फाउंडेशन जो आज मैं चलाती हूँ, मनसा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड करवाया कि क्यों और चलो कुछ नहीं कर पाऊँगी, चलो मैं एक सीबीओ बना लेती हूँ हमारे किन्नरों के लिए ही, हमारे ट्रांसजेंडर के लिए ही। और उसमें थोड़ा सा मैं
वर्क कर लूँगी तो शायद रोटी रोजी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन एनजीओ भी नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करते हैं, तो उसमें भी कोई इतना स्कोप नहीं था। तो रजिस्टर्ड मैंने करवा लिया। फिर मैं किन्नरों पे काम करने लगी, जैसे किन्नरों के सोशल एंटाइटलमेंट, हेल्थ रिलेटेड इशू और स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, ये सब चीज़ें होती थी। इसके साथ साथ मैं डेरे का चलन भी फॉलो करती थी, बधाई पे भी जाती थी, डेरे में ही रहती थी वहाँ पे, तो ये करती। तो इसके लिए भी काफ़ी वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो तो सब कहते हैं ये तो अपने लिए ही करती है सब कुछ, ये इसने तो कल्चर, जो हमारी कल्चर है, परंपरा है, इसको दागनुमा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। छोटी छोटी बातें चलती रहती, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की इन बातों की। मैं अपना काम अपने हिसाब से करती रही। 2012 में मुझे एक अलायंस की तरफ से प्रोग्राम मिला, पहचान प्रोग्राम। तो वो 4 साल मैंने चलाया, तो काफ़ी कुछ लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला, और मैं बहुत खुश हुई कि ठीक है, मैं आज एक चेयर पे बैठ के काम कर रही हूँ, न कि ताड़ियाँ बजा के लोगों के सामने नाच रही हूँ। तो मुझे काफ़ी आत्म संतुष्टि हुई इससे। और 2012 से लेकर के आज तक 2020 आ गया है, तब तक मैं मेरी फाउंडेशन है जो बढ़िया चल रही है। अभी मैं किन्नरों पे काम करती हूँ। अभी भी जो किन्नरों की हमारी दुश्वारियाँ हैं, जो जो संघर्ष है, जो उनमें जितना भी मेरा योगदान होता है तो मैं कर रही हूँ। और इसके बारे में चलते चलते 2018 में हम सफ़र ट्रस्ट के सहयोग से मैंने लुधियाना में एक प्रोग्राम किया था। तो उसके अंदर मैंने लॉ इन्फोर्समेंट, जजेस और डीसी साहब को, इनको इनवाइट किया था। तो इनवाइट करने के बाद जब ये लोग आए मंच पे, मेरी क्वालिफ़िकेशन देखी, मेरा प्रोग्राम देखा, मेरा काम देखा, तो जो हमारे एक यहाँ पे लुधियाना में सेशन जज साहब हैं, गुरवीर सिंह जी, वो चीफ गेस्ट थे। और जो डालसा की सेक्रेटरी डॉक्टर गुरप्रीत कौर थी तब यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे थे। तो उन्होंने मेरी स्किल देखी, मेरी पढ़ाई देखी, और उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हम आपको हमारे साथ काम पे लगाएं तो क्या आप काम करोगे हमारे साथ मिलके। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, श्योर। मैं तो बहुत पहले से चाहती हूँ कि मुझे कोई सिटिंग जॉब मिल जाए। मैं नाचना गाना मुझे पसंद नहीं है, और मैं नाचना गाना छोड़ना चाहती हूँ। तो डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने मुझे सेशन जज साहब से बात करके, और उन्होंने डिसाइड किया, तो मुझे नेशनल लोक अदालत में जजेस पैनल की मेंबर नियुक्त कर दिया 2018 जुलाई 2018 में। और साथ के साथ जो इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो वॉलेंटियर्स ड्यूटी होती है, वो उन्होंने मुझे सौंप दी, और तो मैं जाने लग गई। हालांकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती है, बस 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन उसमें भी मेरा खाना खर्चा चल रहा था। मैं अकेली जान हूँ, मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं था, तो चलता रहा। और आज मैं लुधियाना में जो नेशनल लोक अदालत है पंजाब की, मैं फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ, उसके नाम से लोग मुझे जानते हैं। और मैं जब भी नेशनल लोक अदालत लगती है तो मैं जजों के साथ बैठ के लोगों के फैसले सुनती हूँ, करती हूँ। और इसके बाद में जो अभी मेरी ड्यूटी चल रही है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, तो उसमें मैं 3 दिन ड्यूटी मेरी जुनाइल कोर्ट में होती हैं जज किरण ज्योति के साथ, जहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जो अपराध करते हैं, तो उनके लिए मैं जो लीगल एड प्रोवाइड करवाते हैं वो करवाती हूँ। और 3 दिन मैं सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में बैठती हूँ, वन स्टॉप सेंटर में। वन स्टॉप सेंटर एक महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यक्रम है, जिसमें रेप और एसिड अटैक और डोमेस्टिक वायलेंस जिन महिलाओं के साथ होता है, तो उनको मैं लीगल एड प्रोवाइड करवाती हूँ।
तो ये मेरा जो है जीवन की दुश्वारियाँ थी, जो ये मतलब ट्रांसजेंडर जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा है ये। और इसके बाद अब बात करें हम संघर्ष की, तो संघर्ष तो चलता ही रहा है। जैसे कि 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये जो नालसा जजमेंट आया था, उसके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा पॉजिटिव बातें लिखी हुई थी कि ये किन्नरों को मेन स्ट्रीम में लाना है, किन्नरों को ये करना है, किन्नरों को पढ़ाई का देना है, इनको अच्छे से नौकरियां मिलेंगी। लेकिन वो भी अभी तक कागज़ों में ही पड़ा है, कोई उसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो अभी तक जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो वैसे की वैसे ही, मेरा मानना है कि वैसे की वैसे ही है। चाहे वो, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ और पंजाब जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी पंजाब की, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में ना तो कोई किन्नरों के लिए कोई यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड बना है अभी तक, और ना ही कोई ऐसी स्कीम आई है किन्नरों के लिए कि चलो भी इनको कुछ करना पड़े। तो हाँ, ये जो डेरे में जो किन्नर के प्रति उदासीनता क्यों, डेरे में रहने वाले किन्नरों के लिए नाचना गाना अनिवार्य होता है। क्यों? अगर नाचना गाना नहीं करेंगे तो यही उनका कल्चर है डेरों का हमारा, और ये डेरे का कल्चर हमें फॉलो करना पड़ता है। तो अभी तक संघर्ष चल ही रहा है। और अभी जो बिल पास हुआ था उसमें भी बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन है, सेल्फ आइडेंटिटी की है, बच्चा गोद लेने की है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ये सब चीज़ें थोप दी जाती हैं कि नहीं तुम्हें ये करना ही करना है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हम प्रजातंत्र भारत देश के आज़ाद नागरिक हैं, और मेल और फीमेल को जो यहाँ पे राइट्स मिले हुए हैं, तो थर्ड जेंडर जब आ ही गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को 2014 में अलग से एक जगह भी दे दी है मेल फीमेल के अलावा, तो उसमें भी थर्ड जेंडर को भी उतना ही राइट्स होना चाहिए जितना कि इसमें मेल फीमेल को होता है। अभी जो ये कोविड-19 चल रहा है, इसके दौरान भी मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी कठिनाई मेल फीमेल को नहीं हुई होगी जितनी कि हमारे ट्रांसजेंडर लोगों को होगी। क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों का काम जो डेरे में हैं, डेरेदार हैं, बड़े डेरेदार हैं, इलाकों के मालिक हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उनके पास तो पैसा होता है, उनके पास बीरतें होती हैं, चेले चपाटे होते हैं, सब होता है। तो वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1 साल का लॉकडाउन लग जाए तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग ऐसे थे जो ट्रेनें मांगते हैं ट्रांसजेंडर, जो लाइटें मांगते हैं ट्रांसजेंडर, और जो बसें मांगते हैं ट्रांसजेंडर, और जो डेरे में बधाइयों पे जाते हैं, वखराइती करते हैं ट्रांसजेंडर, तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो मेरे पास बहुत सी ऐसी कॉल आती थी कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारा काम बंद हो गया है, हम क्या करें, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, किराए पे रहते हैं, क्योंकि घर का मकान भी नहीं है किसी का, सब अपने किराए पे रहते हैं। तो मकान मालिक सारे किराए के लिए बोल रहे हैं। कहने को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि किराया माफ़ हो जाएगा, बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ। लोगों के लोन है तो भी EMI चल रही है, किराए मकान मालिक है जो वो किराया भी मांग रहा है, बिजली के बिल बिजली डिपार्टमेंट है जो बिल भी टाइम से भेज रहा है, और ये सब करना पड़ रहा है। तो इस दौरान भी मैंने बहुत सारे ट्रांसजेंडरों की जो जीवन की दुश्वारियाँ हैं उनको झेला, और उनको मैंने बहुत सारी उनकी सुविधाएं भी दिलवाई हमारी फाउंडेशन की तरफ से। और कई ऐसी फाउंडेशन हैं जिनकी तरफ से हमने राशन पानी का मैंने जो करवाया। तो किन्नर समाज हमारा बहुत ही वो है कि
दुश्वारियाँ हमेशा ही चली आ रही है। मेरे ख्याल से इस वर्ग पे, इस समूह पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे वो आम समाज हो। तो इनमें भी ये सारी, इन सब से मेरा यही बोलना है कि ये सब लोग अगर मिलके इस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं तो सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा, तभी ये कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आ सकती है। और खाली कागज़ों के अंदर कानून बनाने से या लागू करने से तो ये कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि राज्य सरकार, जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, तो हमारे पंजाब में राज्य सरकार ने अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है किन्नरों के लिए अलग से। जैसे टॉयलेट तो दूर की बात थी, परसों दीपिका जी को मैंने बोलते हुए सुना था, तो दीपिका जी कह रही थी कि ये सब जो नाल साझा जमेंट था उसमें दिया हुआ था कि टॉयलेट बाथरूम अलग से बनने चाहिए, लेकिन कहीं कोई नहीं बना। तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि कहीं तो बना, जहाँ पे जैसे धनंजय जी हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाया, तो वो उनका बहुत ही सराहनीय कदम था और काफ़ी मतलब वहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं उनकी वजह से। लेकिन पंजाब में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि शमशान घाट भी नहीं है लुधियाना में तो केंद्रों के लिए। जो हमारी परदादी गुरु थी श्यामा माई, और उनके डेरे में अभी उनके जो हमारी दादी गुरु है अन्नू माई, तो वो रहती हैं, जिसको हम तकिया बोलते हैं, बाबा थान सिंह चौक पे। तो आज भी हमारे डेरे का कोई भी किन्नर अगर अपने 100 साल पूरे करता है तो हम उस डेरे के अंदर उनको दफना देते हैं। वहीं पे हम रहते हैं, अनुमाई वहीं पे रहती है और वहीं पे उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये फाइल मैंने वक्फ बोर्ड में भी लगाई थी और कोर्ट में भी लगाई थी, लेकिन अभी तक इस पे कुछ भी वो नतीजा निकल के नहीं आया, क्योंकि हर इंसान इस समाज को हीन दृष्टि से देखता है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि देखो, जिंदे जी तो इंसान मुश्किलों में होता ही है, वो अपने संघर्ष करता ही है पूरी ज़िंदगी, लेकिन मरने के बाद तो कम से कम 2.5 गज जगह इंसान को मिलनी चाहिए ना अलग से। अब जहाँ पे हमारा डेरा है वो 3 नंबर डिवीज़न पे अनुमाई का डेरा है, तो वहाँ पे हम कितने के किन्नरों का दाह संस्कार कर देंगे या कितने किन्नरों का दफना देंगे वहाँ पे, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। एक कब्र बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, जहाँ कब्र बनती है उस जगह दूसरी कब्र बन नहीं सकती। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये प्रार्थना है और स्टेट गवर्नमेंट से भी प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी किन्नर कम्युनिटी को ऐसी मुश्किलें आ रही हैं तो किन्नर कम्युनिटी के लिए कुछ गवर्नमेंट भी सोचे, कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत से दानी लोग सज्जन बैठे हैं जो बहुत मतलब कि दान पुण्य भी कमाते हैं। तो इस वर्ग की तरफ भी कृपया ध्यान दें और जो हमारे जीवन की दुश्वारियां हैं, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जो संघर्ष है, तो उनको कम किया जा सके। कोई भी ट्रांसजेंडर है, किसी भी ट्रांसजेंडर से पूछ लीजिए आप, तो हर ट्रांसजेंडर को हर चीज़ की मुश्किल होती है। नहीं, किन्नर समाज में धर्म परिवर्तन जैसी कोई समस्या नहीं है। किन्नर समाज अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से होते हैं, लेकिन जब हम चेला हो जाते हैं, जो हमारी चेला प्रथा की रीत होती है विकास जी, तो उस रीत के जो हमारे जो कल्चर होता है वही फॉलो करते हैं हम।
और ना ही कहीं हमारे पास अगर हम कोई जैसे कोई किन्नर मरता है उसकी हम रोटी करते हैं, घड़ा करते हैं, जो ये हमारी परंपरा है। तो किसी पैलेस वाले के पास जाते हैं तो पैलेस वाला किन्नरों को पैलेस नहीं देता, जगह प्रोवाइड नहीं कराता। तो गवर्नमेंट से मेरी ये भी उम्मीद करती हूँ मैं कि समाज सेवी संस्थाओं से, गवर्नमेंट से, सभी से, कि दानी सज्जनों से, कि ऐसी कोई एक दो धर्मशालाएँ बनवा दी जाए जिसमें किन्नरों को अपने फंक्शन करने के लिए, ट्रांसजेंडरों को अपनी फंक्शन करने के लिए सुविधाएं प्रदान हो जाए। और ट्रांसजेंडरों के लिए एक सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि जब हम घर से बहिष्कार हो जाता है हमारा, घर से बहिष्कार होने के बाद में फिर हम या तो लाइटें मांगते हैं, या फिर डेरे में जाते हैं, या फिर ट्रेन मांगते हैं, या फिर बसें मांगते हैं। रोटी रोजी का कोई और साधन नहीं होता, क्योंकि कोई हमें वो है ही नहीं कि ड्राइवर बनाना पड़ा। आप लोग भी सत्ता को मजबूत करें और सुनना पड़े। हाँ धनंजय जी ने इसके टॉयलेट, ठीक है जी। सरिता जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं धनंजय जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये किया, और उसके लिए धनंजय जी और भी संघर्ष कर रहे हैं आगे काम करने के लिए। तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर को काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। तो मेरा इन सभी लोगों से, सरकार से, समाज सेवी संस्था से, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, दानी सज्जनों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब हमारा घर से बहिष्कार हो जाता है, हम लाइटें मांगते हैं और गाड़ियां मांगते हैं, अगर वहाँ पे हमें जो मांगता रहता है वो हमें नहीं करने देता, तो उसमें ऐसा एक जो रैन बसेरा टाइप अगर इसमें कुछ मिल जाए तो शायद वो जैसे शेल्टर होम होता है, शायद जो डेरे में भी जैसे हम अगर गुरुओं के अकॉर्डिंग हम अगर नहीं चलते हैं तो गुरु भी हमें डेरे में नहीं रखते, चाहे वो भी डेरे से निकाल देते हैं। वो भी कहते हैं जा जनाने तू किथे जा कम तेरा वो तू साढ़े कम दा नहीं है, या मतलब ऐसे, मैं पंजाबी भाषा आ गई मेरी क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ। तो मतलब कि उसका वो वहाँ पर भी गुजारा नहीं होता डेरे में, क्यों डेरे में भी खास करके डिस्क्रिमिनेशन डेरे में भी कम नहीं होता। अगर जो डेरेदार हमारे जो हैं गुरु लोग जो होते हैं तो वो भी मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चलाते हैं, जो अपना उनके जो होते हैं जो चेले वगैरह उनको आर्थिक रूप से। जैसे अभी कोविड-19 में हमारे पास जो जितने भी ट्रांसजेंडर्स की कॉल्स वगैरह आई थी तो हमने उनका भरपूर सहयोग किया है। मैंने कम से कम 400 लोगों को राशन किट प्रोवाइड करवाई है, और पैसा तो मेरे पास भी नहीं है इतना कि मैं लोगों को पैसे आर्थिक रूप से कर सकूं, लेकिन राशन मैं मांगती रही हूं लोगों से, और लोग जो भी मेरे पास आया मैं आगे उन किन्नरों को देती रही हूं। जैसे हम सपा ट्रस्ट से, एक गूंज सोसाइटी है उनसे, ऐसे करके कई समाज सेवी संस्थाएं और हैं उनसे, तो ये मैं करती रही हूँ। और इसलिए मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे कि धर्मशाला होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिसका बहिष्कार डेरे से बहिष्कार हो जाता है, या घर से बहिष्कार हो जाता है, समाज से बहिष्कार हो जाता है, तो कहीं तो इंसान को रहना पड़ेगा ना। रोटी रोजी तो उसकी होती नहीं, पैसा उसके पास होता नहीं, मांग के चलो खा लेगा, लेकिन रहने के लिए छत तो चाहिए। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया अगर इस समाज को मेन स्ट्रीम में अगर लाना ही है तो ये इस समाज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो क्या सभी डेरों का नियम अलग अलग होते हैं? नहीं जी, जो हमारे फिरोज़ खान जी, जो हमारा कल्चर है हिंजड़ा कम्युनिटी का, वो सभी डेरों का एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता। लेकिन वो गुरु होते हैं ना, जो वो अपने हिसाब से उस कल्चर को फॉलो करवाते हैं। जैसे पंजाब का कल्चर अलग है, दिल्ली का अलग है, दिल्ली की अलग परंपराओं से टोली निकलती है, हमारी अलग परंपराओं से। जैसे दिल्ली में नाच गाने हिंदी में गाए जाते हैं, पंजाब में पंजाबी में चलता है, तो बाकी कल्चर एक जैसा ही होता है, नियम एक जैसे ही होते हैं डेरों के।
गुरुओं के साथ जो बर्ताव चेलों का होता है वो एक जैसा ही होता है। जी, डेरों में ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती हो गई तो वो तो एक ताना सा शासन हो गया। लेकिन जैसे वही होता है ना कि अगर पेट का जन्मा बच्चा होता है तो उसको हम प्यार से भी दुलारते पुचकारते हैं, लेकिन अगर हम कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है तो किसी को वो तो होती नहीं, खून का रिश्ता किसी का होता नहीं, तो उस हिसाब से सबको वो ट्रैगल किया। इस मामले में ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि सभी के अंदर चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा विरत मेरी ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विरत गुरुओं की होती है वही आगे चेलों की होती है। जैसे आम समाज में जो बाप की प्रॉपर्टी होती है बेटे बेटी को मिलती है, वही गुरु किन्नर समाज में होता है कि जो गुरुओं की जितना इलाका होता है वही आगे उनके चेले मांगते हैं। अगर चेले ज़्यादा होते हैं तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अगर किसी इंसान के 4 बेटे हैं और उसके एक के पास इतनी सारी ज़मीन है तो उसके अगर 4 हिस्से करेंगे तो वो 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। वैसे ही जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, रोटी पूरी नहीं पड़ती, तो वो कहते हैं ये तो मेरे दादे गुरु का था, ये मेरे गुरु का है, ये तो हिस्सा हमारा है। तो ये तो चलता रहता है, ऐसे तो देखने में आते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि इस समाज को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, और जो इसके संघर्ष करके बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो आज इतना संघर्ष करके लाइटें मांग के सेक्स वर्क करके पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे, उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इनको ऐसा कोई कागज़ों में नहीं लिखित में दिया गया है कि इतना आरक्षण होना चाहिए। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेन स्ट्रीम में लाना है किन्नर कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, तो अगर 100 लोगों की वैकेंसी निकलती है, 100 लोग बहुत होते हैं, 100 लोगों की वैकेंसी निकलती है तो कम से कम 2% का जो किन्नर कम्युनिटी का अगर आरक्षण हो जाए तो बहुत से किन्नर ऐसे हैं पढ़े लिखे जो अपना इज्जत से रोटी खा सकते हैं, इज्जत से कमा सकते हैं। और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ किन्नर कम्युनिटी से, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, कि अगर हम लोगों को काम दिया जाए तो हम ये चैलेंज करके दिखा सकते हैं कि हम मेल फीमेल के बराबर और उनसे ज़्यादा ही करेंगे, बल्कि कम नहीं करेंगे। ये मेरा आत्मविश्वास है और मैं ये उम्मीद मेरी कम्युनिटी से करती। 2018 में मैं जब से इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आई हूँ, नेशनल लोक अदालत के जज पैनल पे आई हूँ, उसके बाद मैंने मांगना छोड़ दिया है और मैंने डेरा भी छोड़ दिया है। मैं डेरे में नहीं रहती, मैं अलग से 5,000 रुपये दे के 2 रूम सेट लिया हुआ है और वहीं पे एक कमरे में मैंने मेरा ऑफिस बनाया हुआ है मनसा फाउंडेशन का, और एक कमरा मेरा बेडरूम है और वहीं रहती हूँ मैं। और मैं ड्यूटी जाती हूँ, ड्यूटी से वापस घर आ जाती हूँ और मेरे फाउंडेशन का काम करती हूँ। अगर कोई और सोशल वर्क होता है, किसी का कॉल आता है, तो किसी का कोई काम होता है तो मैं कराने के लिए चली जाती हूँ। लता जी, मैं बोलती हूँ कि जो किन्नर ज़बरदस्ती करते हैं बधाई के ऊपर, तो इसमें मेरा मानना ये है कि कई बधाइयाँ मैं भी लेने गई हुई हूँ, मैंने बहुत साल बधाइयाँ ली है, बहुत साल नाची गाई हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं की। जैसा घर होता है वैसी बधाई लेके आ जाते हैं और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा घर होता है वैसी बधाई ले जाए, ज़्यादा ज़ोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी की जेब अलाउ नहीं करती तो ज़ोर जबरदस्ती करने से क्या होगा। डेरे में जब किन्नर को शिक्षा लेने से रोका जाएगा तो सो आगे कैसे पड़ेगा। जी, ये सबसे मेन मुद्दा है कि डेरे में शिक्षा पर रोक है, क्योंकि मेरी खुद दादी गुरु ये बोलती थी कि तू कौन सा पढ़ लिख के जज बन जाएगी, लेकिन मैंने उनको साबित कर दिया कि मैं जज बनी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जजों के साथ बैठती ज़रूर हूँ। अगर मैं पढ़ी तभी बैठने लगी थी। लेकिन मेरी सभी माइयों से, पंच योग माइयाँ जो भी हैं डेरेदार, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी किन्नर बच्चा छोटा आता है तो उसको स्कूल ज़रूर भेजें और उसको डेरे के कल्चर के साथ साथ उसको उसके अपने पैरों पर खड़ा होने का भी उसको मौका दिया जाए, उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाए। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती, शिक्षा से हम इंसान का माइंड भी ब्रॉड होता है। सुरक्षित डेरे में भी हम सुरक्षित होते हैं और अलग रहते हैं तो भी सुरक्षित होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वो हर तरह से सिक्योर होता है, वो सब अपने हिसाब से चलता है, तो उसमें वो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं फिर फिरोज जी का धन्यवाद करती जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसको
अपने विचार रखने का, बोलने का, अंदर की दबी हुई भावनाएं कहने का मतलब मौका मिला और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे ही जैसे फिरोज़ खान जी है, ऐसे ही जागरूक लोगों की उम्मीद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हमें बार बार आगे लाते हैं और हम अपने विचार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में हमारी बातें होती हैं जो किसी न किसी के दिल को छूती है और वो हमें सपोर्ट करने में आगे ज़रूर है। शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए होती है। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, शिक्षा से माइंड ब्रॉड भी होता है और बहुत से लोगों से मिलना जुलना भी होता है। इससे इंसान बहुत कुछ सीखता भी आगे। आप सरकार कानून से कितना सहमत है? सरकार द्वारा बनाए गए बाकी कानूनों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कानून बने हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ऐसा लिखित में कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है और न ही कहीं लिखित में सरकार ने अभी तक दिया है कि ये चीज़ ट्रांसजेंडर के लिए ही है आने का। थैंक यू सो मच। बहुत सार्थक चर्चा। थैंक यू विमलेश जी। शब्बा खैर।